तो आप समझिए ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो 120 से 150 के बीच में अप्लाई करते हैं, ठीक है। दुनिया में कोई टीचर कोई पेरेंट नहीं है जो आपके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं इसका मतलब है आपने एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से नहीं करी है। हेलो बच्चों, मैं हूं अनिल पांडे और मैं आपके लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ बॉटनी को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि दिसंबर आ चुका है और अब आपके कुछ महीने बचे हुए हैं रिवीजन के लिए। तो रिवीजन कैसे करें, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जिनका जो बॉटनी में जो मार्क्स है वो 120 से 150 के बीच में है ना। यानी वो स्कोर कर रहे हैं बट है ना सेटिस्फैक्ट्री स्कोर नहीं हो पा रहा है या मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर पिछले बार 130 आए थे अभी भी 130 ही आ रहे हैं। तो आप समझिए ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो 120 से 150 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब समझिए ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें सिंपल सिंपल बातें हैं, इसी को बार बार आपको रिपीट करना है हर साइकिल की फॉर्म में। सबसे पहले तो आप टॉपिक को प्रिपेयर करिए, टॉपिक प्रिपेयर करिए, ध्यान रखिएगा चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चैप्टर में टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। जैसे मान लेते हैं प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम में आप जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म, जितने भी टॉपिक्स आप देखते हैं वो टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। और जब आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें उसके बाद फिर हर टॉपिक पर सवाल बनाएं। तो आपके पास यानी एक ऐसी किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड जिस पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप तो ये हो गया, तो प्रिपेयर टॉपिक। दूसरा है टॉपिक्स पर बेस्ड सवाल बनाएं। कितने बना लेने से काम चल जाएगा सर? क्या एक चैप्टर पे 5,000 क्वेश्चन बनाना सही है? गलत है, बिल्कुल वही आता है। अगर आपको वो टॉपिक समझ आना होगा तो वो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपको वापस से उस थ्योरी को समझना पड़ेगा या क्लासेस को अटेंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक रफ नंबर लूं तो पर चैप्टर अगर आप 200 क्वेश्चंस बना लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन का सोर्स क्या होगा? टेस्ट, है ना। जो भी आपके जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं पर चैप्टर, मैंने लिख दिया है लगभग 200 अगर आपने सवाल बना लिए समझ लेना कितना भी बड़ा चैप्टर है। मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, इकोलॉजी, तो कोई भी चैप्टर आप लेते हैं बड़ा चैप्टर, और अगर छोटा चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। अब लिविंग वर्ल्ड में 100 क्वेश्चन से ज्यादा का टॉपिक ही नहीं है। तो पहली बात है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा फिक्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कि बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं। दूसरा है गिव टेस्ट। कुछ बच्चे टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। टेस्ट इसलिए नहीं होता कि आपको डराया जाए या आपके पेरेंट्स के पास मार्क्स जाएं और है ना आपके पिताजी आप पर लठ चलाएं, ठीक है। वो इसलिए होता है ताकि आपने जो टॉपिक्स तैयार किए हैं उन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक आपको आ चुका है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं आया है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक। तो आप मान लेते हैं एक छोटी सी कॉपी बना ली है आपने, है ना, और उस कॉपी के अंदर आपने पर सब्जेक्ट कॉपी आपने बना ली है। मैं लेट सपोज सिर्फ बॉटनी की बात कर रहा हूँ। तो बॉटनी में आपने वो कॉपी बना ली है और चैप्टर वाइज जैसे जैसे आप कोई चैप्टर तैयार करते जाएं तो उस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स पे सवाल आपके गलत नहीं हो रहे और कौन से टॉपिक्स पर अभी भी सवाल गलत हो रहे हैं तैयार करने के बाद भी, तो आपको यानी वीक टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये आपको ही पता हो सकता है। दूसरा, दुनिया में कोई टीचर कोई पेरेंट नहीं है जो आपके टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टेस्ट जो दें उसका पर्पस समझें कि टेस्ट दे क्यों रहे हैं। टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपने चैप्टर किसी चैप्टर के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। लेट सपोज मैंने प्लांट किंगडम का टेस्ट दिया, प्लांट किंगडम में मुझसे जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, टेरिडोफाइट के क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है मैं मेरे से गलत नहीं हो रहा। तो यानी हम अब टेरिडोफाइट्स को थोड़ा जल्दी भी रिवाइज कर सकते हैं। आप समझिए ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हर टॉपिक को सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे सकते।
कुछ टॉपिक्स को आपको जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ में आपको स्लो रिवाइज करना पड़ेगा। तो कौन से टॉपिक को आप स्लोली रिवाइज करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, वो यहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, अगली बात है उस टेस्ट का, जब आपने एनालिसिस कर लिया वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का, उसके बाद जो वीक टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई हुए हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स डेवलप किए हैं उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे, पहले ही स्टेप पर सबसे पहले शॉर्ट नोट ही बनाने लगते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर काम को करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना। अगर वो काम उल्टे सीक्वेंस में किया गया तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट नोट्स कब बनाएं। शॉर्ट नोट्स, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स क्या होता है। ठीक है, कई बच्चे एनसीईआरटी को, पूरी एनसीईआरटी को कलर कर देते हैं। आप समझो, एनसीईआरटी को रंग बिरंगा बना देने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बच्चे हैं पूरा हरा लाल नीला सब कर रखा है, ठीक है, उसके बावजूद मार्क्स कितने आ रहे हैं, वही 130 135, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जब आपके क्वेश्चन वीक टॉपिक के जब सवाल सॉल्व हो जाएं, यानी सारे के सारे टॉपिक्स आपने जब प्रिपेयर कर लिए किसी चैप्टर के, अब आप तैयार हैं फाइनली शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। और शॉर्ट नोट्स जो बनाएंगे उसका पर्पस ये होगा कि हम उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें जो हम गलत कर देते हैं या जो हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट का नाम है, डेट्स डेट्स हैं, है ना, इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। मान लो प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, मोनोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं, डायोशियस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कौन से प्लांट क्रिप्टोगैमे हैं, कौन से फेनोरोगैमे हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि आपको वो जो आप भूल जाते हो बार बार, वो डेटा बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि आप टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पाएं। टाइम लिमिटेड है, अगर किसी सवाल को बनाने में आपने 5 मिनट लगा के सवाल बना भी दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जो एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम हॉल में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, उस इन्फॉर्मेशन का आपके जीवन में कोई यूज नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप एग्जाम हॉल के अंदर इस्तेमाल कर पाओगे, बस वही इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है। ठीक है, तो उल्टे सीधे जो सोर्सेस है, ठीक है, आपको किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्रैक नहीं करना है, पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको। आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, और नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी स्टैंडर्ड बुक आपको बताई गई है। स्टैंडर्ड बुक इज एनसीईआरटी फॉर बॉटनी। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से रेफर करना है। उसको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया आपको। टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें, आइडेंटिफाई करें वीक और स्ट्रॉन्ग, और उन पर क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिक्स्ड क्वेश्चंस को ना प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और जब टेस्ट दें तो वो एक मॉक टेस्ट जैसा होना चाहिए, यानी वहां पर फिर मिक्स्ड कंडीशन आनी चाहिए। अगर आप टेस्ट में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसका सीधा सीधा मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूं। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम हॉल में, बॉटनी के अंदर, तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम की है। प्रैक्टिस बढ़ाइए। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कौन से टाइप के गलत हो रहे हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो टेस्ट टीचर से आप डिस्कस करिए। मैं आपको एक जनरल बता देता हूं बेसिक रूल। पहला, आप समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं आपसे। एक तो सिली मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स आपको आता था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आप घर गए, आपको आ गया वो। तो सिली मिस्टेक्स को कैसे सुधारें? प्रैक्टिस। ठीक है, इसका जो दवा है, हर सिम्टम की एक दवा दी जाती है ना। तो आप समझिए कि अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरा, अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं, अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं, इसका मतलब है आपने एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से नहीं करी है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं, इसका मतलब है कि आपने हर चैप्टर के डेटा को सेग्रीगेट करके दीवार में नहीं चिपकाया हुआ है। देखो, एक चीज बेसिक याद रखिएगा,
डेटा को अगर आप एनसीईआरटी से बार बार पढ़ने जाओगे तो एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे छोटे छोटे कोनों में डायग्राम्स में कुछ बहुत बेसिक डेटा लिखा हुआ है ना। तो आप बार बार एनसीईआरटी खोलकर उसको नहीं पढ़ सकते, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट रिवाइज इट एवरी डे फ्रॉम एनसीईआरटी। किताब खोलना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। तो आपके वो जो डेटा वाला जो पार्ट है वो दीवार में चिपका होना चाहिए ताकि आपकी विजिबिलिटी बहुत आसान हो जाए। तो हमने क्या किया, सिली मिस्टेक के लिए बताओ क्या बोला कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाइए। दूसरा, स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या असर्शन रीजन क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वहां पर आपका एनसीईआरटी वीक है या फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपने नोट्स, वो जो डेटा वाले जो पार्ट्स हैं जैसे साइंटिस्ट के नाम, डेट्स और एग्जाम्पल्स, वो आपने अलग करके दीवार में नहीं चिपकाए हुए हैं। अगली कंडीशन ये है कि आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एरर्स, कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग नहीं हैं तो आई थिंक कि आपको टीचर से मिलना चाहिए और उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको छोड़ के रखोगे एग्जाम हॉल में वो आपकी एंग्जाइटी ही बढ़ाएगा और कुछ काम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप टीचर से मिलिए और उनसे वो डाउट को क्लियर कर लीजिए एक बार बैठ के, सर ये वाला टॉपिक बता ही दो इस बार तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, खत्म है, इसको फॉलो कीजिए। क्योंकि अब जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, अब जो है आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी अगर बहुत ही कमज़ोर रहेगी, आप मान के चलिए आप वो स्कोर नहीं कर पाओगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय इट। थैंक यू।